गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमारा ये एनआरसी बचा हुआ था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, और सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों हम लोग संविधान के तहत चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पार्ट 2 पढ़ रहे थे, भाग 2 पढ़ रहे थे, जिसके तहत दोस्तों हम लोग सिटीजनशिप पढ़ रहे थे। तो सिटीजनशिप में जो करेंट इशू है दोस्तों, एनआरसी और सीएए पढ़ना है। तो दोस्तों एनआरसी और सीएए एक तरह से स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इस कहानी को जानने के लिए दोस्तों हम लोग देखें कि 4 किताब कौन सा था जो ये इशू आया। तो सबसे पहले दोस्तों मैप में स्लाइड में देखते हैं। तो स्लाइड में दोस्तों देखोगे कि सबसे पहले यहाँ दोस्तों देख रहा संविधान। तो भारतीय संविधान के तहत दोस्तों हम लोग देखे थे कि भारतीय संविधान के तहत हमारा जो कहानी था कि हम लोग देखे थे दोस्तों कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 था दोस्तों। इसमें हम लोग देखे कि किस प्रकार से नागरिकता दिया जाएगा और किस प्रकार से नागरिकता छीना जाएगा। एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप कब, किस समय का दौर था दोस्तों? तो ये दौर था 26 जनवरी 1950 के पहले। 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, किनको किनको नागरिकता दिया जाना चाहिए और कैसे नागरिकता समाप्त किया जाना चाहिए। तो पहला नागरिकता का कॉन्सेप्ट दोस्तों किससे रिलेटेड है? तो भारतीय संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। फिर बाद में देखें दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 के बाद बहुत सारे लोग हैं जिनको नागरिकता की आवश्यकता पड़ी। तो उनको नागरिकता कैसे दिया गया? तो दोस्तों उनको नागरिकता दिया गया, ये जो हम दूसरा बुक देखेंगे इसके तहत दिया गया दोस्तों। सेकंड बुक था, पहला नागरिकता का बुक हम लोग देख लिए। बाद में कह रहा कि जो वैसे व्यक्ति भारत में रह रहे हैं 26 जनवरी 1950 को जो जन्म लिए या फिर भारत में रेसिडेंस के रूप में रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता कैसे दिया जाएगा? तो उनको नागरिकता दोस्तों इसमें भी हम लोग देखे थे, कि हम लोग सेक्शन, दोस्तों आप देखोगे कि सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 10 तक कैसे हम बताए थे कि एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप कैसे कैसे नागरिकता दिया जाएगा और कैसे कैसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों दूसरा कहानी हुआ। अब तीसरा कहानी और चौथा कहानी देखते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कहानी है दोस्तों सिटीजनशिप। तो तीसरा कहानी में नाम आता है दोस्तों एनआरसी। कहानी में नया टर्निंग पॉइंट है दोस्तों एनआरसी। आखिर एनआरसी क्या था? और कहानी का अंतिम टर्निंग पॉइंट है दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो 4 बुक का कहानी है। पहला बुक देख लिए हम लोग संविधान, दूसरा बुक देख लिए दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट 1955, और तीसरा बुक दोस्तों हम लोग देखे एनआरसी, और चौथा बुक है दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो 2 का कहानी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज दोस्तों 2 का कहानी देखेंगे। तो 2 का कहानी देखेंगे तो सबसे पहले एनआरसी वाला कहानी शुरू करते हैं। एनआरसी है क्या? नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स। तो दोस्तों इसका कहानी शुरू करते हैं आज, उसके बाद लास्ट वाला। तो दोस्तों एनआरसी है क्या, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो हम बताएं दोस्तों अभी जस्ट कि सबसे पहले हम लोग पढ़े कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें नागरिकता लेने और खत्म करने का आर्टिकल 5 से 10। फिर दोस्तों हम लोग पढ़े सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, 26 जनवरी 1950 के बाद किनको किनको नागरिकता दिया गया और कैसे टर्मिनेट किया गया। आज का टॉपिक हमारा दोस्तों एनआरसी और सीएए। आज इन 2 किताबों को देखते हैं कि इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करेंगे तो सबसे पहले एनआरसी जो है दोस्तों नेशनल रजिस्टर सिटीजन। तो इसमें दोस्तों आप ऐसे समझिए कि एक प्रकार का रजिस्टर है। मान लीजिए जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं दोस्तों, तो स्कूल में एक रजिस्टर होता है जो जिनका नाम मेंशन होता है, पर डे कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, तो सारा डिटेल होता है दोस्तों। या फिर आप कॉलेज में पढ़ते, यूनिवर्सिटी में पढ़ते, बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट होंगे दोस्तों जो प्राइवेट से आ जाते हैं, जिनका इस रजिस्टर में नाम नहीं होता है, तो हम लोग उस रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है। जो बैक डेट से जो एडमिशन लेते हैं दोस्तों, आप देखोगे किसी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वैसे रजिस्टर जो नए स्टूडेंट आ गए एग्जाम के समय में, तो उनको बैक डेट में दोस्तों रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है। इसका मतलब उनका उस रजिस्टर में नाम नहीं था।
तो सेम कहानी दोस्तों यहाँ पर ई रजिस्टर का कहानी है कि कौन कौन वैसे भारत के नागरिक थे जिनका इस रजिस्टर में नाम था और कौन कौन वैसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं थे जिनका इस रजिस्टर में नाम नहीं था। तो एनआरसी कहने का मतलब है दोस्तों कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, मतलब भारत के नागरिक जो हैं उनका रजिस्टर था, उनका बही खाता था, उनका सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ था। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रकार की बायोमेट्रिक मशीन है दोस्तों, और ये बायोमेट्रिक ऐसा मशीन है कि इसमें सारा वही लोगों को वेरीफाई कर पाएगा जिसका डिटेल इस बायोमेट्रिक में होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि स्कूल या कॉलेज में अगर आप बायोमेट्रिक अपना थंब इंप्रेशन या फिर आइरिस देते हो या फेस लॉक देते हो तभी दोस्तों क्या होगा, खुलेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों रजिस्टर एक प्रकार का, इसको मान लीजिए कि बायोमेट्रिक मशीन है, और इस मशीन को जहां जहां आप इंडिया में ले जाइएगा तो वेरीफाई कर देगा कि हाँ कौन कौन नागरिक था, कौन कौन नागरिक नहीं था। तो दोस्तों ये रजिस्टर कब बनाया गया? फर्स्ट सेंसस, पहला जनगणना दोस्तों हुआ 1951 में। तो पहला जनगणना दोस्तों जब 1951 में हुआ है फर्स्ट सेंसस, तो इसी दौरान दोस्तों एनआरसी को बनाया गया। यहां पर सवाल पूछेगा कि एनआरसी जो है, ये जो बायोमेट्रिक मशीन है, इसको कब बनाया गया? तो बोलेंगे 1951 में बनाया गया, पहला जनगणना के बाद। इसका मतलब भारत में दोस्तों जो भी 1951 में होगा, आप ऐसे समझिए कि 1951 में जो जनगणना हुआ दोस्तों, हर 10 साल में जनगणना होता, हम लोग पढ़ते हैं कि 1951 में हुआ, फिर 1961 में हुआ, फिर 1971 में हुआ। तो ऐसे 10 साल में, 10 साल के अंतराल पे दोस्तों जनगणना होता है। तो यहां पर जब 1951 में जनगणना हुआ तो इस दौरान दोस्तों कौन कौन भारत के नागरिक थे, इसका सारा डिटेल किस में लिखा गया था दोस्तों? एनआरसी में, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। सारा का डिटेल किस में लिखा गया था दोस्तों? एनआरसी में। और इसी के डिटेल के अनुसार इंडिया के सारे लोगों का डिटेल लिखा हुआ था। तो मान के चलिए कि इसका मतलब हमारे जो पूर्वज होंगे, या तो हमारे पेरेंट होंगे, या तो हमारे ग्रांड पेरेंट होंगे, या तो हमारे ग्रेट ग्रांड पेरेंट होंगे। कहने का मतलब या तो हमारे पिताजी 1950 में, या नहीं तो दादाजी, और नहीं तो परदादा, कोई ना कोई का तो डिटेल दोस्तों इसमें होगा हमारे एनआरसी में। या तो उनका वोटर आईडी, या तो बैंक अकाउंट, या तो कोई जमीन का रसीद, या तो कोई लाइफ इंश्योरेंस, किसी प्रकार का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा जो हमारे पूर्वज से रिलेटेड होगा। जैसे हमारे दादा परदादा का दोस्तों जमीन होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? रजिस्टर होगा। तो आप दोस्तों देखो कि एनआरसी में वही लोगों का डिटेल है जो 1951 में कहीं ना कहीं इंडिया के नागरिक थे, और सारा का सारा डिटेल इसी में था। अब दोस्तों आप अंदाजा लगाइए इसका क्या इंपॉर्टेंस है एनआरसी का। मान ले अगर ये मेरा एक प्रकार का बायोमेट्रिक मशीन है, मतलब एनआरसी जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर में ऐसे समझिए कि कोई आदमी, अब आप ही अंदाजा लगाइए, कोई आदमी बांग्लादेश से, आप देखोगे 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो मान ले दोस्तों 1971 में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट जो थे दोस्तों इंडिया में आ गए। जितने भी अवैध प्रवासी थे, अवैध प्रवासी बोल लीजिए दोस्तों या बोल लीजिए इलीगल इमिग्रेंट, तो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट है दोस्तों इंडिया में आ गए। तो बताइए 1971 में दोस्तों जो इंडिया में आया होगा, तो बताइए इसका दादा तो यहाँ का होगा नहीं, इसका परदादा भी यहाँ का नहीं होगा। तो दोस्तों अगर इसका डिटेल हम लोग एनआरसी में खोजेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एनआरसी में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनआरसी 1951 में बनाया गया था, और उस दौरान जो डिटेल होगा, इसका मतलब बाद में जो भी आएगा एनआरसी में इसका कोई डिटेल नहीं होगा। इसका मतलब एनआरसी को जहां जहां लगाए, मान लें एनआरसी को उठाएं हम, आंध्र प्रदेश में लगा दिए, बिहार में लगा दिए, झारखंड में लगा दिए, एमपी में लगा दिए। एनआरसी एक ऐसा मशीन है जहां जहां वेरीफाई करिएगा दोस्तों, अगर उसका कोई प्रीडिसेसर होगा या कोई इसका एंसेस्टर होगा तो दोस्तों पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ का नागरिक था। तो एक प्रकार का एनआरसी टूल है दोस्तों, एक प्रकार का बायोमेट्रिक मशीन बोलिए, रजिस्टर बोलिए, जो हमारे देश का नागरिक थे, जो 1951 के जनगणना हुआ था उसका सारा रिकॉर्ड इसमें था। तो दोस्तों एनआरसी जानना जरूरी था। अब इसका आगे क्या लिंकेज है इसका कहानी देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक प्रकार का बही खाता था एनआरसी, जिसमें हमारे पूर्वजों की
या एंसेस्टर का सारा जो है डिटेल था। सिटीजन संबंधी सारा डिटेल किस में लिखा हुआ था? एनआरसी में। इसका यूज होगा आगे दोस्तों जब कहानी सुनाएंगे डिस्प्यूट का तब। फिर अब देखिए यहां पर कहानी सुनिए। ये हम क्या बताएं दोस्तों कि एनआरसी मेरा एक बायोमेट्रिक मशीन है। अब मान ले जो 1951 के लोग हैं दोस्तों, तो इसको उठा के अगर यहां ले जाइएगा तो इसका डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप ऐसे देखिए कि मान ले इसमें इस सारा का सारा मान ले पिंक कलर में दोस्तों है, और कोई आदमी अगर यहाँ पे रेड कलर में दिख जाए, कोई ग्रीन कलर में दिख जाए, कोई पिंक कलर में दिख जाए, और यहां पर आपके पास दोस्तों ये जो डेटा है ये सारा का सारा पिंक का डेटा, आप खुद बताइए दोस्तों, ध्यान से देखिए इसको देखिएगा 1951 का कहानी है, तो इस रजिस्टर में सारे लोग पिंक कलर में है, मतलब सारा डेटा पिंक कलर में दिख रहा। अब इसमें दोस्तों यहां पर इस रजिस्टर को इसको वेरीफाई करिएगा तो मिल जाएगा, इसको वेरीफाई करिएगा मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप लाओगे यहां पे, जैसी लाओगे यहां पे दोस्तों तो एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि हरा कलर का कोई डिटेल इसमें नहीं है। जैसी रेड पे लाओगे तो एरर बताएगा, क्यों? क्योंकि रेड कलर का कोई डिटेल नहीं है। जैसी लाओगे पिंक में तो पिंक में भी एरर बताएगा, क्योंकि पिंक कलर का इसमें कोई डिटेल नहीं है। इसका मतलब इसका डिटेल उसी में मैच करेगा दोस्तों जो 1951 के समय में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। तो दोस्तों एक प्रकार के बायोमेट्रिक टूल है कि जो बाद से माइग्रेट करके आए। मान ले अगर यहां से बांग्लादेशी आए, ये सारे पिंक कलर में है, तो दोस्तों आप इसको वेरीफाई करोगे तो पता चल जाए कि बांग्लादेशी लोग ओरिजिनल यहाँ के सिटीजनशिप नहीं है, बाद में आए। क्यों? क्योंकि इनका डिटेल दोस्तों एनआरसी में नहीं है। तो ये दोस्तों एनआरसी का कहानी है। तो एनआरसी क्यों अपडेट करने का विवाद चल रहा था? इसीलिए चल रहा था दोस्तों कि एनआरसी को आप अपडेट करिए, उससे पता चलेगा। एनआरसी क्या है? तो इलीगल इमाइग्रेंट को एक तरह से क्या करता है दोस्तों? फिल्टर करता है, मतलब उसको एक प्रकार का फिल्टर कर देता है कि कौन ओरिजिनल इंडिया का कौन नहीं है। फिर दोस्तों ये कहानी अब शुरू होता है क्या? अभी कहानी शुरुआत होगा एनआरसी का। तो आप दोस्तों देखोगे कि 1971 में ये कहानी का शुरुआत टर्निंग पॉइंट होता है जब इंडिया और पाकिस्तान 1971 का जब वार होता है दोस्तों। तो उस समय इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ 1971 में, तो उस दौरान देखोगे बांग्लादेश से बहुत सारे दोस्तों इलीगल इमाइग्रेंट आ गए थे। बहुत सारे अवैध प्रवासी दोस्तों इंडिया में आ गए थे और इंडिया में ही सेटल हो गए थे। अब दोस्तों इंडिया में जब सेटल हो जाएंगे तो यहाँ पर डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट क्या होगा दोस्तों? आप अंदाजा लगाओ कि मान ले डिस्प्यूट क्या होगा। अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ पर इंडिया में आ जा रहा है तो सबसे ज्यादा कहाँ लोग शिफ्ट किए दोस्तों? आसाम के क्षेत्र में। तो आसाम के क्षेत्र में लगभग उस समय कहा जाता है कि लगभग 80-90 लाख 1 करोड़ के आसपास बहुत सारे जो है बांग्लादेशी इंडिया में आए थे। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाओ कि डिस्प्यूट यहाँ क्या होगा? तो डिस्प्यूट होगा कि जो यहाँ पर आसाम के लोग हैं दोस्तों, तो आसाम के लोग में यहाँ रिसोर्स को लेकर डिस्प्यूट होगा, जमीन को लेकर, भाई इनका जमीन पे ज्यादा कब्जा हो जाएगा। दूसरा गवर्नमेंट जॉब को लेकर हो जाएगा, कल्चर को लेकर हो जाएगा, इथनिसिटी को लेकर हो जाएगा, रिलीजन को लेकर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का रहन सहन, कल्चर, खान पान असम का अलग है, भाषा अलग है, इन लोगों का कल्चर भाषा अलग है। तो दोस्तों कल्चरल डिस्प्यूट, रिलीजियन डिस्प्यूट, रिसोर्स के लेकर डिस्प्यूट, बहुत सारा डिस्प्यूट होने लगा। एक समय ऐसा हुआ था दोस्तों कि जो इलीगल इमाइग्रेंट थे, जो अवैध प्रवासी थे, इनका जनसंख्या दोस्तों आसाम के लोगों से ज्यादा हो गया था। जितने आसाम में लोग नहीं थे उससे ज्यादा लोग इलीगल इमाइग्रेंट आ गए थे। तो दोस्तों आप बताओ जब इलीगल इमाइग्रेंट होंगे तो क्या होगा? तो आप देखोगे दोस्तों कि लगभग यहां पर कहानी आप देखोगे कि 1971 के आसपास आप देखोगे। यहां पर अगर जब मैप में बनाता हूं दोस्तों तो आप यहां पर देखोगे कि बहुत सारे जो बांग्लादेशी दोस्तों आ गए थे। यहां पर देखिए कि मान ली बांग्लादेश का इलाका है। अब इस बांग्लादेश से बहुत सारे देखिएगा बांग्लादेशी इंडिया में आ गए थे। बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया में आ गए थे, इंडिया के खास करके आसाम के इलाके में, पश्चिम बंगाल के इलाके में, नॉर्थ ईस्ट इलाके में। तो इस वजह से हम बताएं कि
कल्चरल डिस्प्यूट हो गया, रिलीजन डिस्प्यूट हो गया, इकोनॉमिकल डिस्प्यूट हो गया, बहुत सारा विवाद हो गया। तो इस वजह से आसाम के लोगों दोस्तों देखोगे AASU, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन दोस्तों आप देखोगे कि 1979 से लेकर 1985 तक दोस्तों लगभग 6 साल तक दोस्तों आंदोलन चला। 6 साल तक आंदोलन चला। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों राजीव गांधी। तो राजीव गांधी को ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया कि भाई यहां पर बहुत सारे बांग्लादेश से जो अवैध प्रवासी आ गए हैं, जो इलीगल इमाइग्रेंट आ गए हैं, इनके कारण हमारे रिसोर्स पे, लैंड पे, कल्चर पे, रिलीजन पे, इतनी सीट पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है। तो कृपया करके जो ओरिजिनल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, जिनके पास नागरिकता, उनको रहा जाए और बाकी को क्या कर दिया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए 3 टर्म आप दोस्तों देखोगे, 3D का कॉन्सेप्ट है। कहा गया कि उनको सबसे पहले डिटेक्ट करिए, डिटेक्ट करने के बाद क्या करिए, डिटेन करिए, डिटेन करने के बाद डिपोर्ट कर दीजिए। मतलब उसको पहले पता करिए, डिटेक्ट करिए कि कौन कौन जो लोग हैं अवैध प्रवासी है, माने बांग्लादेश से आए हैं। डिटेक्ट करने के बाद उसको डिटेन करिए, पकड़ के रखिए, उसके बाद डिपोर्ट कर दीजिए, वापस कहाँ भेज दीजिए, बांग्लादेश। तो इसके लिए दोस्तों आंदोलन चला था, लगभग 6 साल आंदोलन चला था। और इस दौरान दोस्तों आप देखोगे नेली एक गांव है असम में, ये इतना भयंकर दोस्तों आंदोलन चला था कि कहा जाता है कि नेली गांव में दोस्तों लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को हत्या कर दिया गया था। जो असम के स्टूडेंट थे, जो भीड़ थे, जो क्राउड था दोस्तों, असम के एक नेली गांव में लगभग 3000 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। मतलब कहा जाता है कि लगभग 7 घंटा में 1800 लोगों को हत्या किया गया था। पर घंटा के हिसाब से लगभग 900 या 1000 व्यक्ति को क्या कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था। तो इससे प्रभावित होकर दोस्तों इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। तो राजीव गांधी इसके लिए दोस्तों क्या किए कि दोनों के बीच में समझौता हुआ। तो आप देखोगे AASU एंड राजीव गांधी, PM ऑफ इंडिया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी और इनके बीच में समझौता हुआ, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के बीच में दोस्तों, कि समझौता हुआ कि भाई जो भी इलीगल इमाइग्रेंट है उसको भारत से निकाला जाए। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर समझौता में कहा गया कि भाई जो बांग्लादेशी आए हुए हैं, बांग्लादेशी के कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, और जो बाहर से आए इन्हीं लोग का जनसंख्या ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर कट ऑफ डेट रखा गया, राजीव गांधी और स्टूडेंट यूनियन, जो आसाम के स्टूडेंट यूनियन थे, इनके बीच में समझौता हुआ और इनने कहा, एक डेट रखा गया 24 मार्च 1971। कहा गया कि जो 24 मार्च 1971 को इंडिया में आए हैं उनको भारत का नागरिक माना जाए, और 71 के बाद जो भी अगर आए होंगे उसको डिपोर्ट कर दिया जाए, उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाए। तो इसमें कंडीशन दोस्तों क्या डाल दिया गया, तो यही कहा था कि कब हुआ था, असम पीस एकॉर्ड, इसको कहा गया था दोस्तों 1985 में असम पीस अकॉर्ड। मतलब राजीव गांधी और जो असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में समझौता हुआ, बोला ठीक है जो 24 मार्च 1971 के पहले भारत में आए होंगे उसको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा, बाकी जितने भी बांग्लादेशी 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं सबको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कहाँ, बांग्लादेश में। तो दोस्तों इस बात को वहीं पे टर्मिनेट कर दिया गया और इसका वेट किया जाएगा कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों कट ऑफ डेट आप देखोगे तो कट ऑफ डेट आप दोस्तों आप यहां क्या पता चला, यहां पता चला कि 24 मार्च 1971 इस समय में जो भी अगर कोई, यहां तक कि बांग्लादेशी ही क्यों ना हो, अगर इंडिया में आ गया होगा, अगर इंडिया में आ गया होगा तो उसको इंडिया का नागरिकता दे दिया जाएगा। दोस्तों आप देख लो, अगर 24 मार्च 1971 के कोई भी इंडिया में आ गया होगा तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन अगर 24 मार्च 1971 के बाद आया होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिपोर्ट, वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा कि भाई आप बांग्लादेश जाओ, आपको यहाँ का नागरिकता नहीं दिया जाएगा।
तो इसका मतलब जो डेटा है दोस्तों, अब ये नया डेटा हो गया कब, 24 मार्च 1971। लेकिन इसमें डिस्प्यूट कब होगा, इसमें डिस्प्यूट दोस्तों तब होगा कि इसमें बहुत सारे, आप देखोगे यहां पर प्रश्न उठा कि जब इसको डेटा निकाला गया शुरू में तो बहुत सारे बांग्लादेशी लोग थे दोस्तों, बहुत सारे बांग्लादेशी को माइग्रेट करना पड़ा, उनको भागना पड़ा, क्योंकि उनके पास 1971 के बाद का डिटेल था, डॉक्यूमेंट था, तो जाना पड़ गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब आप देखोगे कि जो CAA आया, आप देखो कि कहानी तब शुरू होता है जब CAA आता है। हाँ, CAA आता है दोस्तों। तो CAA में क्या किया गया, जो आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों जब आया गया तो इसमें कहा गया एक नया कट ऑफ डेट आ गया। अभी हम लोग 10 पढ़े कि कट ऑफ डेट कितना था, 24 मार्च 1971। लेकिन इसमें जो कट ऑफ डेट आ गया, इसमें कट ऑफ डेट कह दिया कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले तक इंडिया में आए होंगे। ये जो नया कानून आया, नया कानून का कहानी सुनिए। ये जो नया कानून आया इसमें कहानी है दोस्तों ऐसा, इसमें विवाद होने का कारण क्या है, इसमें विवाद होने का कारण है कि जो नया कानून आया इसमें कह दिया गया कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में आए होंगे, पहले इंडिया में आए होंगे, उस सभी को नागरिकता मिलेगा, सभी को नागरिकता मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि या तो ये अफगानिस्तान से, या तो पाकिस्तान से, या तो बांग्लादेश से आए होंगे, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन था या तो हिंदू होंगे, या तो मुस्लिम होंगे, सॉरी, दूसरा कंडीशन है या तो हिंदू होंगे, या तो बौद्ध होंगे, या तो जैन होंगे, या तो सिख होंगे, या तो ईसाई होंगे, या तो पारसी होंगे। मुस्लिम को जगह नहीं दिया गया। मतलब ये जो नया कानून आया, इस कानून में कहा गया कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले तक कोई भी अगर इंडिया में आया हो, और बशर्ते कि अफगानिस्तान से आया हो, पाकिस्तान से आया हो, बांग्लादेश से आया हो, इस तीनों कंट्री को इसलिए चूज किया गया क्योंकि तीनों देखो दोस्तों, देखोगे तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे तो इन लोग इस्लामिक स्टेट है दोस्तों, इनके संविधान में इस्लामिक स्टेट बोला गया, ये लोग अपने आप को इस्लामिक स्टेट मानता है इनके संविधान में। तो इस्लामिक स्टेट होने के कारण जो इनके देश में जो माइनॉरिटी है उसके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता है दोस्तों, आप कहिएगा धार्मिक उत्पीड़न। तो इसीलिए कहा गया कि दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन लोग जो है इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि हम लोग एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी इस्लामिक कंट्री होने के कारण यहाँ का जो माइनॉरिटी है, तो दोस्तों अगर इस्लामिक कंट्री है तो मेजोरिटी में कौन होगा, मुस्लिम। तो पाकिस्तान में भी मेजोरिटी में मुस्लिम, अफगानिस्तान में भी मेजोरिटी मुस्लिम, और बांग्लादेश में भी मेजोरिटी में मुस्लिम। क्यों? क्योंकि अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित कर रहे हैं। तो जो बचा माइनॉरिटी कौन, या तो हिंदू बचा, या तो बौद्ध बचा, या तो जैन बचा, या तो सिख बचा, या तो ईसाई बचा, या तो पारसी बचा। तो जो भी माइनॉरिटी के साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा, मतलब धार्मिक उत्पीड़न हो रहा, वो लोग अगर वापस इंडिया में आ गए हैं, वो लोग वापस इंडिया में आ गए, लेकिन कब, तो 31 दिसंबर 2014 के पहले, तो उनको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। तो इसमें डिस्प्यूट का पहला सवाल दोस्तों आप देखोगे कि बहुत सारे जो बांग्लादेशी थे उनका कहना था कि अभी तो आप बोल रहे थे कि भाई 24 मार्च 1971 को जो आया होगा उसके बाद आया होगा उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग तो अगर मान ले अगर 1972 में आए होंगे तो 1972 में भी आने के बाद आप हमको नागरिकता नहीं दे रहे थे, और अभी जब बात आया हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी को तो आप नागरिकता देने की बात कर रहे। तो पहला डिस्प्यूट का यही कारण था जो विरोध हुआ। और दूसरा डिस्प्यूट देखिए दोस्तों क्या है, डिस्प्यूट का कारण देखिए। डिस्प्यूट का पहला कारण क्या था, कट ऑफ डेट। हम बताएं कि 31 दिसंबर 2014 कट ऑफ डेट जो रखा गया, तो पहला विरोध का कारण था। दूसरा विरोध का कारण था कि तीन ही कंट्री क्यों, जो विरोध कर रहे थे, जो अगेंस्ट में थे CAA के, उनका कहना था दोस्तों कि भाई आप तीन ही कंट्री को क्यों चूज कर रहे हैं।
जैसे कहने का मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को ही क्यों, बाकी किसी और देश कंट्री को क्यों नहीं, बाकी किसी और कंट्री क्यों नहीं। तो इनका कहना था, जो सीएए कानून लाए थे, तो इनका पार्लियामेंट का इनका जो डिबेट था, इनका कहना था कि भाई ये जो 3 कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है, तो इस्लामिक स्टेट होने के कारण जो यहाँ का माइनॉरिटी है उनके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इसीलिए हम इस 3 कंट्री को शामिल किए। फिर दूसरा बोला गया कि 6 रिलीजन ही क्यों, मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो इनको कहा गया था कि मुस्लिम तो ऑलरेडी मेजोरिटी में थे, तो मुस्लिम जब मेजोरिटी में थे तो वहां के लोगों के साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन कौन होगा, जो माइनॉरिटी में है। तो इसीलिए कहा गया कि मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। जबकि इनको जो अगेंस्ट में थे वो बोल रहे थे आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है और आर्टिकल 25 का वायलेशन। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के नजर में सब बराबर हो, कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। और आर्टिकल 20 बात बोलता है दोस्तों रिलीजियस राइट का, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इनका कहना था यार कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का वायलेशन है, क्योंकि आप मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। और एक पॉइंट लास्ट वाला और दोस्तों इसमें डिस्प्यूट वाला था कि पहले जो आप देखोगे, इसके पहले दोस्तों जो हम लोग पढ़े थे, तो जो नागरिकता अधिनियम के तहत हम लोग देखे थे, किसी भी अगर नागरिकता लेना है, नेचुरलाइजेशन के तरीके लेना था, तो हम बोले कि 12 साल जो था, तो 12 साल के तहत 11 साल आपको रहना पड़ता और अंतिम साल में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। मतलब 11 साल आपको इंडिया में रहना ही पड़ता। जब तक आप 11 साल इंडिया में नहीं रहोगे तो आपको भारत का नागरिकता नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों सीएए में क्या कर दिया गया, सीएए जो नया कानून आया, इस कानून में दोस्तों 5 साल से घटा के 11 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया कि जो भी 5 साल अगर इंडिया में रहेगा तो भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। इसका लॉजिक समझिए, इसका लॉजिक हो गया, इसका मतलब इसका लॉजिक यहां पे हो गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर इंडिया में आप देखोगे कि मान ले 31 दिसंबर यहां पर डेट है, 31 दिसंबर 2014 को इंडिया में आया है और 2019 तक, इसका मतलब दिसंबर 2019 तक इसका 5 साल हो गया, तो दिसंबर 2019 में दोस्तों इसको भारत का नागरिकता मिल जाता। तो जो अगेंस्ट में थे उनका कहना था कि जानबूझ के ऐसा कानून लाया गया ताकि हिंदू को, जैन को, बौद्ध को, सिख को, पारसी को भारत का नागरिकता दिया जाए, आसान तरीके से दिया जाए। तो दोस्तों आपको कहना था कि सीए क्या करता है, हिंदू को, नन मुस्लिम, मतलब जितने भी नन मुस्लिम है उनको नागरिकता देने की बात करता है, जो कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का वायलेशन है, जो इनके विरोध में थे उनका तर्क था। तो अब आप अगर कंपेयर करोगे, यहां पे आप अगर देखोगे कि जो यहां अगर बात करोगे एनआरसी का और बात करोगे सीएए का, तो हम क्या बताएं, और बात यहां कर लो कॉन्स्टिट्यूशन का और यहां बात कर लो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, हम बताएं कि 4 किताब है। पहला किताब का भी नागरिकता हम लोग पढ़ चुके, दूसरा का भी पढ़ चुके, आज तीसरा और चौथा में। तो एनआरसी दोस्तों क्या करता है, एक्सक्लूजन बात करता है, एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजनशिप। ये जो नागरिकता को क्या करता है, बहिष्कार करता है कि जो बाद में जो लोग आएंगे उनको भारत का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। इसीलिए तो एनआरसी क्या है दोस्तों, मशीन है, जहां जहां अगर आप लगा दोगे इस मशीन को, अगर जिसका डिटेल नहीं होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। जबकि सीए क्या किया दोस्तों, बाहर से बहुत सारे लोगों को नागरिकता देता है, तो इसको बोला गया इंक्लूजन ऑफ द सिटीजनशिप। तो दोनों एनआरसी और सीए में क्या डिफरेंस है दोस्तों, एनआरसी बहुत सारे लोगों को, इलीगल इमाइग्रेंट को बाहर कर देता है इंडिया से। इंडिया से कहां कर देता है, बाहर। आप देखोगे कि अगर बात करोगे तो अगर आप दोस्तों बात करोगे एनआरसी, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, तो ये बहुत सारे लोगों को दोस्तों क्या कर देगा, बाहर कर देगा। क्यों बाहर कर देगा, जिसका डिटेल नहीं मिलेगा उसको बाहर कर देगा, उसको बाहर कर देगा। साथ ही साथ हम बताया था कि नया कट ऑफ डेट था 24 मार्च 1971, इसके बाद जो भी आएगा सबको बाहर कर देगा। जबकि आप तुलना करोगे दोस्तों किसको, सीएए को, सीएए, तो सीए क्या करेगा दोस्तों, आप देख रहे हो कि सीए का क्या करेगा, तो सीए क्या करेगा, जो 2014
31 दिसंबर 2014 के पहले उसको भी नागरिकता दे देगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि नागरिकता को इंक्लूड कर रहा है जबकि नागरिकता को एक्सक्लूड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डिस्प्यूट का विवाद आप देख लिए, इसमें कहा गया कि भाई आप ऐसा क्यों हो रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें विवाद का डिस्प्यूट था। खास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे इसके अगेंस्ट में थे, बोल रहे थे कि मुस्लिमों को जो नागरिकता का बात था, क्योंकि बहुत सारे जो बांग्लादेशी थे, आप देखोगे 1971 के बाद जितना भी इंडिया में आए सारे तो मुस्लिम थे। तो भाई जितना भी 71 के बाद अगर आप देखोगे 24 मार्च 1971 के बाद सारे तो मुस्लिम आए थे, कुछ पाकिस्तान से भी आए थे। तो दोस्तों इनका कहना था कि भाई हमें क्यों बाहर कर रहे हो, हमें क्यों बाहर कर रहे हो धर्म के आधार पर। अभी तो आप बोल रहे हो कि भाई जो 31 दिसंबर 2014 को आया उनको शामिल किया जा रहा है, तो मुझे क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। तो इनका तर्क ये था, जबकि उनका तर्क था कि इस्लामिक स्टेट हो और वहां पर रिलीजियस के नाम पे बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन हो रहा माइनॉरिटी के साथ, इसीलिए हम इन लोग को प्रोविजन दे रहे हैं ताकि रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन से जो पीड़ित है उनको कहीं ना कहीं सहूलियत दिया जा सके दोस्तों। तो ये स्टोरी था दोस्तों। अब इसको थोड़ा स्लाइड के माध्यम से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, अभी हाल फिलहाल आप दोस्तों देखोगे तो हाल फिलहाल एक कहानी आप देखोगे कि इसमें जैसे एक पॉइंट था कि जो नया रजिस्टर जो बना था तो कहा गया कि रजिस्टर को अपडेट किया जाए। तो जब इसमें विवाद का सबसे बड़ा कारण यही था दोस्तों, जब रजिस्टर जो बना था आप देखोगे एनआरसी, हम बताए थे कि जो एनआरसी दोस्तों कब बना था, तो हम बताए थे एनआरसी बना था 1951 में। ये मेरा एक रजिस्टर था, एक बही खाता था जिसमें बहुत सारे लोगों को नागरिकता का डिटेल था। तो इस नागरिकता को दोस्तों हम असम में ले जाके ले आए। ये जो एनआरसी है, इस एनआरसी को हम एक बायोमेट्रिक मशीन भी बोले थे। तो इस बायोमेट्रिक मशीन को अगर हम ले जाके असम में पटक दिए और इसके तहत पता चला कि लगभग 40 लाख अवैध प्रवासी है, इलीगल इमाइग्रेंट है। मतलब जो एनआरसी हम कहां ले आए, ये जो एनआरसी मशीन था, जो रजिस्टर था, बायोमेट्रिक मशीन था, इसको हम असम में ले जाकर पटक दिए, मतलब असम में वेरीफाई किए, तो इसमें 40 लाख अवैध प्रवासी निकला। 2018 का बात है दोस्तों। तो मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एनआरसी को लेकर क्यों विवाद हो रहा था, क्योंकि जहां जाए एनआरसी को, कोई जरूरी नहीं कि असम में, अगर एनआरसी को आप दोस्तों बिहार में भी ले जाकर लगा सकते हो, बंगाल में भी, तो हो सके बंगाल से भी कुछ अवैध प्रवासी निकल जाए, बिहार से निकल जाए, जम्मू कश्मीर से निकल जाए। जहां जहां एनआरसी को दोस्तों आप ले जाइएगा वहां वहां अवैध प्रवासियों का सब सामने आ जाए। क्यों? क्योंकि एनआरसी में सारा रिकॉर्ड है, सारा डेटा है। जो ओरिजिनल भारत का नागरिक था उसके एंसेस्टर, दादा परदादा, कोई ना कोई इसमें डिटेल था। लेकिन जो बाद में आएंगे उसे पता चल जाएगा, उसका पोल खुल जाएगा कि भाई आप तो भारत का नागरिक नहीं हो। तो 40 लाख अवैध प्रवासी का सवाल था दोस्तों। तो सवाल उठ गया कि भाई 40 लाख कहां जाएंगे, जो कम से कम 20 साल 30 साल से इंडिया में रह रहे हैं, उनका अपना जमीन है, अपना बिजनेस है, उनके अपने बाल बच्चा, स्कूल, फैमिली रिलेशन बहुत सारा था। तो कहीं ना कहीं मानव अधिकार का हनन था कि भाई 40 लाख लोगों को एक साथ अगर आप रिहेबिलिटेशन करवाया जाए, उनको पुनर्वास करवाया जाए, तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होगा, वर्ल्ड कम्युनिटी में भी होगा, साथ ही साथ मानवता के खिलाफ होगा, ह्यूमन राइट के अगेंस्ट में होगा। तो इसको बोला गया चलो फिर से संशोधन किया जाए। तो बाद में दोस्तों इसको फिर से दोबारा संशोधन किया गया। तो लगभग 19 लाख अभी भी अवैध प्रवासी हैं। अभी भी एनआरसी जो आया, एनआरसी को दोस्तों असम में लगाया गया, इस बायोमेट्रिक मशीन को असम में लगाया गया, तो लगभग अभी भी 19 लाख लोग अवैध प्रवासी हैं। तो इसी के बारे में दोस्तों इस डिस्प्यूट का कारण था कि भाई इतने लोग कहां जाएंगे, जो खास करके मैक्सिमम इसमें मुस्लिम थे। और जो इसमें दोस्तों 19 लाख में देखा जाए कि मान ले इसमें अगर 19 लाख में अगर मान ले 20% या 30%, मान ले इसमें से 10 लाख हिंदू हो, 10 लाख में हिंदू, जैन, बौद्ध, तो इसको तो दोस्तों आप चाहोगे तो सीए के माध्यम से ले आओगे। ऐसे समझो कि मान ले जो 19 लाख है, आप ऐसे समझिए कि मान ले 19 लाख अवैध है। इसको अगर मान ले हम इमेजिन कर लेते कि इसमें मान ले 10 लाख मुस्लिम है और 9 लाख दोस्तों हिंदू, बौद्ध, जैन, और आप मान लो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी, 9 लाख पारसी है। तो दोस्तों इस 6 कम्युनिटी को आप चाहोगे तो 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आया होगा
तो इसको तो आप नागरिकता दे दोगे नया सीए के तहत। क्यों? क्योंकि 2014 में आया होगा तो 5 साल रहेगा और 2019 में इन लोग को नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन जो 10 लाख बच गए हैं जो मुस्लिम है, इनको तो नागरिकता नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से भी डिस्प्यूट हुआ कि बाकी 10 लोग अवैध प्रवासी, इन लोग कहां जाएंगे? आप किसी और कम्युनिटी 6 रिलीजियस वाले को तो नागरिकता दे दोगे, लेकिन बाकी लोग का क्या होगा? तो भी एक डिस्प्यूट का रीजन था। तो आप दोस्तों देखो कि आप ये जो सीए आया था, तो आप देखोगे 2015 में आया था, आप देखोगे 2019 में अमेंड किया गया सीए को और कहा गया कि 2024 से इसको क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। मतलब जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है दोस्तों, इसको 2024 से लागू किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा कहानी को दौरान कहां कहां डिस्प्यूट था, यही पूरा का पूरा स्टोरी था दोस्तों। इसको थोड़ा स्लाइड के माध्यम से अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि कहां कहां डिस्प्यूट का कारण था। तो हम ऑलरेडी बता चुके कि पहला किताब है संविधान, इसमें भी नागरिकता देने और लेने का प्रोविजन था, लेकिन कब? 26 जनवरी 1950 के पहले। फिर हम बताएं दोस्तों कि एक दूसरा किताब था, इस किताब में भी नागरिकता का बात था कि सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 तक कि किसको किसको नागरिकता दिया जाएगा, किसको किसको खत्म किया जाएगा। अभी तीसरा किताब दोस्तों जो कहानी था, इसको बोला गया एनआरसी। इसका कहानी था कि 1951 में वो सारे लोगों का डिटेल था जो भारत के नागरिक थे। एक प्रकार का रजिस्टर है, एक प्रकार का बही खाता है जो पुराने लोगों का डिटेल है, और इसी से पता चलता है कि कौन भारत का असली नागरिक है और कौन नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पिताजी हो, दादा हो, परदादा हो, उनके दादा हो, सारा डिटेल है, इससे पता चल जाता है दोस्तों। तो इसका परिभाषा अगर आप देखना चाहोगे दोस्तों तो हम लिखे एनआरसी वाज प्रिपेयर, एक प्रकार का बायोमेट्रिक मशीन है। इसमें नेम ऑफ द जेन्युइन इंडियन, जो ओरिजिनल भारतीय उन्हीं का जिक्र है, और साथ ही साथ इसमें सब पता चलता है दोस्तों। आप डेफिनेशन से देख सकते हो कि कौन कौन इलीगल इमाइग्रेंट है, इसको सारा डिटेल दोस्तों इसमें दिया हुआ है। फिर हम लोग आगे देखें, इसमें ये जो कहानी बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ था एनआरसी में, तो हम बताए थे कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन दोस्तों जो था, तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन 6 साल तक दोस्तों स्ट्राइक मूवमेंट चला था, जिसके कारण मेन आंदोलन करने का मेन कारण क्या था दोस्तों? प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, जॉब, कल्चर, इथनिसिटी, क्लेसेस, रिलीजन। तो बहुत सारा विवाद का कारण था जो असम वाले विरोध कर रहे थे, नॉर्थ वाले विरोध कर रहे थे कि हमारे रिसोर्स पे, सब चीज पे दबाव था। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर नेली मैसकर देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था। और इसी मारने के वजह से दोस्तों आप देखोगे 1985 में असम पीस एकॉर्ड राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में साइन किया गया। उनका कहना था डिटेक्ट करिए, डिटेन करिए और डिपोर्ट करिए, हटाइए। कट ऑफ डेट कब रखा गया था दोस्तों? तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ डेट रखा गया था 1971 के पहले तक। आप देखोगे 1951 से लेकर 1971 के पहले जो है सिटीजन कहाँ, भारत के नागरिक थे। और बाद में जो आया, यहां पर आप ऐसे देख सकते हो कि जो डायरेक्ट कट ऑफ डेट, एक कट ऑफ डेट याद रखिए कि जो 24 मार्च 1971 के पहले अगर इंडिया में आए हैं, ऐसे अगर इंडिया का मैप बनाओगे दोस्तों, तो जो इंडिया में पहले आए वो भारत के नागरिक होंगे, बाकी जो इसके बाद आएगा भारत के नागरिक नहीं होंगे। यही असम स्टूडेंट के बीच में और राजीव गांधी के बीच में दोस्तों समझौता हुआ था। लेकिन ये डिस्प्यूट में, विवाद में कब आया? ये विवाद में तब आया जब नया चौथा किताब आया। ये तो तीसरा किताब का कहानी था। विवाद में तब आया जब ये चौथा किताब आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत बहुत सारे जो दोस्तों आप देखोगे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी को नागरिकता दिया गया, जबकि मुस्लिम को इसमें नागरिकता नहीं दिया गया। इसीलिए खास करके मुस्लिम बहुल इलाके में सीएए को लेकर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगा। तो तर्क भी देखे कि हर तर्क में डिस्प्यूट था। ये दोस्तों एनआरसी, इसमें दोस्तों बताएंगे कि शुरू में लगभग 40 लाख दोस्तों इलीगल माइग्रेंट थे। बाद में इसको अपडेट किया गया, तो अभी भी कहा गया है कि एनआरसी जो नया है उसमें भी 19 लाख दोस्तों क्या है, तो 19 लाख लोग अभी भी अवैध प्रवासी है, इलीगली माइग्रेंट है, जिसमें उसमें 8 लाख के आसपास अलग कम्युनिटी के नॉन मुस्लिम है दोस्तों। तो आप डिस्प्यूट देख सकते हो। यहां पर जो नया कानून आया दोस्तों, इसमें कहा गया है कि किनको किनको नागरिकता दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो इस चार्ट में दोस्तों लिखा गया कि क्रिश्चियन को, सिख को, बुद्ध को, जैन को, पारसी को और हिंदू को नागरिकता मिलेगा। कहां से? या तो जो बांग्लादेश से आए हैं, अगर आप दोस्तों भारत का मैप बनाओगे तो आप यहां देखोगे ऐसे,
कहा गया कि या तो जो बांग्लादेश से आए हैं, या तो जो बांग्लादेश से आए होंगे, या तो जो यहाँ अफगानिस्तान से आए होंगे, या तो जो पाकिस्तान से आए होंगे, बस यही लोगों को नागरिकता दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये लोग इस्लामिक स्टेट है, और इस्लामिक स्टेट होने के कारण ये लोग मुस्लिम मेजोरिटी में है, और मुस्लिम मेजोरिटी में होने के कारण यहाँ के जो अदर रिलीजन वाले उनके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा, धार्मिक उत्पीड़न हो रहा। इसीलिए बाकी लोगों को भारत का नागरिकता दीजिए, न कि मुस्लिम को नागरिकता दीजिए, क्योंकि मुस्लिम तो ऑलरेडी मेजोरिटी में है ही, और मुस्लिम के साथ किसी प्रकार का रिलीजियस प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, तो इसलिए इनको नागरिकता देने का कोई औचित्य नहीं है। जो जिनके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ उन्हीं को आप नागरिकता दीजिए। तो अफगानिस्तान में क्या कोई मुस्लिम के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न हुआ है? तो नहीं। क्या बांग्लादेश में कोई मुसलमानों के साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है? तो नहीं। क्या पाकिस्तान में कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है? तो नहीं। लेकिन क्रिश्चियन के साथ हुआ है, सिख के साथ हुआ है, बौद्ध के साथ हुआ है, जैन के साथ, पारसी के साथ, इसीलिए आप इसको क्या करिए, नागरिकता दीजिए। जबकि अदर कम्युनिटी का यहाँ पर जो मत है, उनका कहना है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का वायलेशन है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिनका जिनका जो मत है आपको दोस्तों एग्जाम में उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है। यहाँ पर आपको न्यूट्रल होकर आंसर देना है, यहाँ पर धर्म और जाति के प्रभाव में रह के हम लोग को आंसर नहीं करना है। आपको न्यूट्रल माइंड से यूपीएससी के फॉर्म में आंसर देना है कि किनका किनका क्या तर्क है। अब देखोगे दोस्तों किन के साथ आप कह रहा है कि 12वीं से 20वीं सेंचुरी तक दोस्तों पारसी, बहुत सारे पारसी इंडिया में आए। 1947 में बहुत सारे मुस्लिम थे दोस्तों जो इंडिया में आए। और यहां पर देखोगे 1900 कह रहा कि 12वीं से 20वीं सेंचुरी में बहुत सारे पारसी इंडिया में आए हैं। 1947 में बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं। फिर यहां पर कहोगे 1959 में बहुत सारे चीन और तिब्बत का वार हुआ, तो बहुत सारे दोस्तों बौद्ध भाग के इंडिया में आए थे। यहां पर 1971 में बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू भी दोस्तों कहाँ हैं, इंडिया में आए। 1979 में देखोगे रसिया का जो वार हुआ यूएसएसआर का, तो इसमें भी बहुत सारे दोस्तों आप देखोगे कुछ तिब्बतियन, कुछ आप देखोगे कि पारसी, और कुछ दोस्तों की ईसाई भाग के इंडिया में आए। 1980-90 में बहुत सारे तमिल हिंदू इंडिया में आए, और 1992 में बहुत सारे बौद्ध दोस्तों कहाँ हैं, इंडिया में आए। तो आप देख रहे हो जो जो इंडिया में उनको नागरिकता दीजिए। तो आप देख रहे हो इस चार्ट में कहना चाह रहा है, इस चार्ट के माध्यम से देखोगे दोस्तों यहां से पारसी इंडिया में आया, इसको नागरिकता दीजिए। यहां से हिंदू इंडिया में आया तो इसको भी नागरिकता दीजिए। फिर यहां भी बोल रहा है कि तिब्बत बौद्ध लोग इंडिया में आए, इसको भी नागरिकता दीजिए। 1971 में भी बहुत सारे हिंदू दोस्तों आप देखोगे 1971 में भी बहुत सारे हिंदू जो आए उनको भी नागरिकता की बात किया गया। यहाँ पे श्रीलंका से तमिल आए, उसको भी नागरिकता दीजिए। यहाँ से दोस्तों बौद्ध आए बर्मा से, उसको भी नागरिकता दीजिए। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों कहानी नागरिकता का था। अब आगे लास्ट पॉइंट में देखेंगे। कट ऑफ डेट तो दोस्तों ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो नया कानून आया है, इस नया कानून के तहत जो कट ऑफ डेट है दोस्तों क्या है कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में आए हैं उनको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, या तो कहाँ से आए दोस्तों, इसमें कंडीशन भी बताएं कि जो कानून है ये कौन सा कानून है दोस्तों, ये कानून का नाम है CAA। और इसमें दोस्तों कंडीशन क्या है, कंडीशन है या तो अफगानिस्तान से आया हो, या तो पाकिस्तान से आया हो, या तो बांग्लादेश से आया हो, 3 देश से आया हो, और या तो हिंदू आया हो, या तो बौद्ध आया हो, या तो जैन आया हो, या तो सिख आया हो, या तो पारसी आया, चाहे ईसाई आया हो, बस यही लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। तो इसको दोस्तों आप देखोगे कि इस एक्ट को पारित कर दिया गया 2019 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2024 से दोस्तों। तो CAA का यही डिस्प्यूट था। अब इसमें थोड़ा सा लीगल डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो जुडिशरी का जो एग्जाम दे रहे हैं, या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो लीगल इशू क्या था, वाई कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014। इसमें कहा गया जो विरोध करने वाले थे कि भाई आप 31 दिसंबर 2014 कट ऑफ डेट क्यों रख रहे हो, इसके पहले तो आप कट ऑफ डेट रख रहे थे 24 मार्च 1971। तो कहीं ना कहीं आप किसी खास कम्युनिटी को संरक्षण देने के लिए कट ऑफ डेट को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा सवाल था कि भाई 3 ही कंट्री को क्यों चूज किए, बाकी कंट्री को क्यों नहीं।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि 31 दिसंबर 2014 को, इसलिए क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे कि 1900, आप अभी डेट क्या देखे कि आप अभी देखो कि लगभग 1980-90 में बहुत सारे श्रीलंका से भी तो हिंदू भाग के आए थे। तो इनका कहना था कि चाहे तो अफगानिस्तान हो, रसिया हो, रसिया से भी देखे कि 1979 के आसपास बहुत सारे भाग के इंडिया में आए। तो जो इनका तर्क था, उनका कहना था कि बहुत सारे लोग, इनमें डिस्प्यूट है कि भाई आप देखो कि 1979 में रसिया से बहुत सारे लोग भाग के आए, आप 1980 से लेकर 90 में बहुत सारे हिंदू जो भारत में आए, हिंदू भी आए, बौद्ध भी आए, जैन भी आए। तो इनका कहना था कि बाद में भी बहुत सारे लोगों को उत्पीड़न हो रहा था, इसीलिए हम लोग कट ऑफ डेट को बढ़ा दिए। फिर इनका दूसरा सवाल था कि 3 कंट्री को ही क्यों लिए, और कंट्री क्यों नहीं लिए। तो इनका आंसर था कि 3 कंट्री जो है इस्लामिक स्टेट है, और इस्लामिक स्टेट होने के कारण मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो मुस्लिम मेजोरिटी में होने के साथ वहां रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इसीलिए इस 3 कंट्री को लिए। ये 6 रिलीजन क्यों, क्योंकि 6 रिलीजन माइनॉरिटी में था, इसीलिए इनको हम शामिल किए गए सीएए में। लेकिन इनका जो विरोध करना था कि भाई तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का क्या है, अगेंस्ट में है। तो दोस्तों यही से क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी या जुडिशरी। वो तो स्टोरी बता रहे थे, लेकिन एग्जाम में सवाल दोस्तों आएगा, यहां से आएगा, तो सबका आंसर आपके पास होना चाहिए कि डिस्प्यूट का क्या था, लीगल डिस्प्यूट क्या था, और उसको आपको आंसर कैसे करना है। फिर लास्ट में एक जो उसको क्वेश्चन है यहां पर दोस्तों, कि क्वेश्चन था कि पहले तो भाई जो 11 साल था कि कोई भी अगर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से इंडिया में अगर नागरिकता लेगा तो 11 साल रहना होगा, लेकिन आप 5 साल क्यों कम कर दिए। तो कहने का मतलब था कि भाई 5 साल हम इसलिए कर दिए क्योंकि बहुत सारे लोग अभी लेटेस्ट में जो आए थे 2014-15 में, तो अगर उनको नागरिकता लेने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता, इसीलिए हम उसको क्या कर दिए, उसका टेन्योर को थोड़ा कम कर दिए कि चलो 5 साल भी रहेगा तो दे देंगे। फिर इसमें सवाल था कि रिहेबिलिटेशन का क्या होगा। बहुत सारे लोग जो कहना है कि ठीक है भाई आप इनको नागरिकता दे रहे, जो बहुत सारे बांग्लादेशी उनको नागरिकता नहीं दे रहे, उनको आप प्रवास करवाएंगे, रिहेबिलिटेशन, तो कैसे क्या होगा, उनका बच्चा, उनका फैमिली, उनका प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस है, तो क्या होगा। तो दोस्तों ये सारा लीगल इशू था जिसमें पूरा का पूरा डिस्प्यूट था। तो इसी वजह से दोस्तों आप देख सकते हो कि खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा विरोध किया गया था एनआरसी का, और साथ ही साथ सीएए का। एनआरसी का इसलिए विरोध किया गया क्योंकि एनआरसी जहां भी आप लगा दे तो वहां पता चल जाता कि इलीगल माइग्रेंट कौन है, और सीएए इसलिए विरोध किया क्योंकि सीएए के तहत इन लोगों को नागरिकता नहीं दिया जा रहा था। तो कहानी दोस्तों आप साफ पता चल गया कि पूरा का पूरा स्टोरी आज का ही था। तो आज दोस्तों हमारा नागरिकता का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।